नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ टर्क्स इन्वेंशन। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरह से थी। अगर हम बात करें कि जब तुर्कों ने भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने का श्रेय जो है वो उन्हें मिला है। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर और खूंखार जाति थी। तुर्कों के आक्रमण का समय 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक हमें नजर आता है। इस समय भारत के अंदर राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अव्यवस्था का समय या उथल पुथल का समय भी कहा जा सकता है। इस समय भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जो सत्ता के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसमें विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन जो है वो उन्हें मिला। जैसे हमें पहले भी नजर आता है कि पालों के बीच में, प्रतिहारों के बीच में, राष्ट्रकूटों के बीच में भी जो कन्नौज को लेकर संघर्ष हुआ, उसने उत्तर भारत में बहुत ज्यादा अव्यवस्था जो है वो स्थापित की। उसके बाद तो लगातार जो है सामंतों ने छोटे छोटे राज्य जो अपने स्थापित कर लिए, जो सत्ता के लिए आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। इससे विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अल्पतगीन प्रथम तुर्क शासक थे जिन्होंने 962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके काबुल को अपने अधीन कर लिया था। वह गजनी का शासक था। उसके उत्तराधिकारी सुर्तुगीन ने हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित कर पेशावर तक के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और 998 में महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर बैठा और उसने 1030 तक शासन किया। महमूद गजनवी अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था, उसने भी हिंदुस्तान पर आक्रमण किए और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भी आक्रमण किए। या यूं कहा जा सकता है, डॉक्टर A.B. पांडे ने यहाँ तक वर्णन किया है कि भारत की स्थिति किस तरह से थी। भारत किसी शक्तिशाली सैनिक आक्रमणकारी के लिए बहुत ही बढ़िया खेल का मैदान बन चुका था। राजनीतिक फूट, सामंतशाही सैनिक संगठन, सामाजिक विशृंखला और जनसाधारण की राजनीतिक उदासीनता उसके विजय के कार्य को यानी तुर्कों के कार्य को सरल बनाने और देश की समृद्धि ने उसके अनुयायियों को प्रोत्साहित किया। यानी हिंदुस्तान का जो समृद्धशाली था वो व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं उसके अनुयायियों को प्रोत्साहित कर रहा था। तुर्कों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया और उन्होंने अपना विस्तृत साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। तो हिंदुस्तान की उस समय में क्या स्थिति थी राजनीतिक रूप से, हमने बात की कि बहुत ही ज्यादा सामंतशाही जो सैनिक संगठन है या राजनीतिक फूट है या जनसाधारण का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि विदेशी आक्रमणकारी उनके घर में आ चुके हैं। ये सारे कारणों को देखते हुए विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत जो है वो थाली में रखे हुए खाने के समान था कि कभी भी आए और वो खा सकते हैं। तो उस समय की अगर हम राजनीतिक स्थिति को देखें कि किस तरह की हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति थी, तो हमें नजर आता है कि उत्तरी भारत के जो राज्य थे, किंगडम ऑफ नॉर्थर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो 11वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे पहले हिंदुशाही राज्य की अगर हम बात करें, ये उत्तर भारत का एक शक्तिशाली राज्य था और भौगोलिक दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। काबुल तथा पेशावर इसके राज्य में शामिल थे। यानी कि यहाँ की अगर हम बात करें तो हमें ये हिंदुशाही राजवंश जो है वो नजर आता है। इसकी राजधानी वेहिंद थी और महमूद गजनवी ने के आक्रमण के समय में यहाँ पर जयपाल नामक शासक का राज्य था और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने 2 बार महमूद गजनवी के पिता सुर्तुगीन के हाथों से पराजित भी हुआ था। सीमांत प्रदेश होने के कारण हिंदुशाही राज्यों को मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का सबसे पहले सामना करना पड़ा। दूसरा, अगर हम मुल्तान और सिंध की बात करें, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मुल्तान और सिंध में मुसलमानों का शासन था। वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और वे नामात्र के खलीफा की प्रमुखता को स्वीकार करते थे। मुल्तान में उस समय अबुल फतेह दाऊद का शासन था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण महमूद गजनवी उससे बहुत ज्यादा घृणा करता था और दोनों के बीच टक्कर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। यानी जब मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान पे आक्रमण कर रहा है तो हिंदुस्तान का उत्तर भारत की स्थिति जो है वो हमें ठीक नजर नहीं आती। उत्तर भारत छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। सिंध में अरबों का शासन था। महमूद
के आक्रमणों का सामना करने की सिंध और मुल्तान में किसी भी तरह की शक्ति नहीं थी। कश्मीर की अगर हम बात करें तो जिस समय तुर्क या महमूद गजनवी इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कश्मीर में उत्पल वंश का शासन है। इस वंश की स्थापना 855 ईस्वी में अवंती वर्मन ने की थी और उसके बाद के अगर हम देखें तो रानी दीदा ने कश्मीर के शासन की बागडोर जो है वो अपने हाथों में ली 998 ईस्वी के बाद। रानी दीदा हिंदुशाही वंश की राजकुमारी थी। उसने 1003 ईस्वी तक शासन किया, बहुत बढ़िया प्रशासिका थी। रानी दीदा ने अनेक विद्रोहियों को कुचला और कश्मीर में शांति स्थापित की और रानी दीदा की मृत्यु के बाद संग्राम राज कश्मीर का नया शासक बना। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने 3 शताब्दियों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को कश्मीर घाटी में जो वो पांव जमाना चाहते थे उनकी कोशिशों को असफल बना दिया। इसी तरह से कन्नौज को अगर आप देखें, कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, परंतु मिहिर भोज ने न केवल अपनी सीमाओं का विकास किया, बढ़िया शासन प्रबंध भी किया, परंतु जिस समय मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहा है उसमें कन्नौज पर राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल ने गजनियों का आक्रमण के विरुद्ध 2 बार हिंदुशाही शासकों की सहायता की थी। पहली बार उसने जयपाल ने सुबतुगिन के जब लड़ाई हो रही थी उस समय सहायता दी। दूसरी बार उसने महमूद गजनवी के साथ जब संघर्ष हो रहा था उसमें हिंदुशाही शासकों को सहायता दी और जिसमें हिंदुशाही शासक पराजित हुए। इन पराजयों का प्रभाव कन्नौज के ऊपर भी पड़ा। फिर मालवा की अगर हम बात करें, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय मालवा में परमार वंश का शासन था। इस वंश की स्थापना 9वीं सदी के आरंभ में कृष्ण राज ने की थी। 11वीं शताब्दी में सिंधु राज का शासन था और उसने 995 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक शासन किया। उसका उत्तराधिकारी भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने परमार राज्य का काफी विस्तार किया, अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया, धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई। इन्हीं गुणों के कारण मध्यकालीन भारत में उसकी महान शासकों के रूप में गणना की जाती है। फिर अगर हम गुजरात की बात करें, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था। इस वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी के मध्य में मूल राज ने की थी और इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। चामुंडे राज, बलराव राज, भीमदेव प्रथम महमूद गजनवी के समकालीन शासक थे। जिस समय महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया, यहीं पर आप देखो सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण हो रहा है। महमूद गजनवी के आक्रमण का ये मुकाबला नहीं कर पाए, यानी कि ये कमजोर और अयोग्य शासक थे। फिर अगर हम बंगाल की बात करें, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय बंगाल में पाल वंश का शासन था। इस वंश की नींव गोपाल ने रखी थी। धर्मपाल इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था। महिपाल प्रथम महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने बंगाल राज्य के गौरव को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु उसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण करके उसे घोर क्षति पहुंचाई। सौभाग्यवंश बंगाल में महमूद गजनवी के हाथों से बच गया, क्योंकि ये पश्चिमी सीमा में था और बहुत दूर भी था। बुंदेलखंड 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था। इस वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में नानक चंदेल ने की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी और राजा गंड जो है वो चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। उसके शासनकाल में बुंदेलखंड राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ और उनके पुत्र ने कन्नौज के शासक राज्यपाल का महमूद गजनवी के विरुद्ध भाग लेने के कारण उनका वध जो है वो किया गया। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में हमें ग्वालियर, थानेश्वर, बुलंदशहर, चेंदी ये हमें प्रमुख रूप से नजर आते हैं। ये राज्य महमूद गजनवी के आक्रमण के सामने नहीं टिक सके। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, कुमाऊं, गढ़वाल, जम्मू ये उत्तर भारत के मैदानी राज्यों से ये अलग थे, किंतु उनमें भी एकता का अभाव था। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत के किस तरह की राजनीतिक स्थिति हमें नजर आती है, तो यहाँ दक्षिण भारत में केवल 2 ही प्रमुख राज्य हमें नजर आते हैं, चोल और चालुक्य। इन राज्यों का अगर संक्षिप्त आप वर्णन देखें, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में या तुर्कों के आक्रमण के समय
दक्षिण भारत में चोल राज्य जो है वो सबसे प्रसिद्ध था। राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम इसके महान शासक थे। श्रीलंका से लेकर इन्होंने बहुत श्रीलंका पर अधिकार स्थापित किया और उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का गौरव बढ़ाया और चोलपुरम को अपनी राजधानी घोषित किया। कला और साहित्य का विकास किया, यानी चोलों पर आक्रमण नहीं कर सके तुरंत इस समय में। अगर उत्तर चालुक्य राज्य की बात करें, 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उत्तर चालुक्यों का राज्य था। उत्तर चालुक्यों और चोलों में आपस में ही संघर्ष होता रहा। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, अन्य राज्यों में चेर और पांड्य ये राज्य हमें नजर आते हैं। ये इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। अगर हम कंक्लूजन के तौर पर देखें तो तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बढ़िया नहीं थी। देश में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो संघर्षशील शासकों पर नियंत्रण कर सकता था। उनमें विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध तालमेल स्थापित कर सकता था। दूर होने के कारण दक्षिण भारत के शासकों को उत्तरी भारत की घटनाओं के संबंध में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उत्तर भारत में क्या हो रहा है इन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर ये उत्तर भारत के राजाओं के साथ मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते तो उत्तर भारत के राजाओं को हार का मुख नहीं देखना पड़ता। आने वाले समय में दक्षिण भारत पर भी विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की जो स्थिति है वो बढ़िया नहीं है। भारतीय शासक बाहरी दुनिया से अलग थलग हो गए थे। उन्होंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि कोई विदेशी आक्रमणकारी उनके ऊपर आक्रमण करेगा। उन्होंने विदेशों नीति की तरफ ज्यादा ध्यान कभी दिया ही नहीं। तो उनकी ये जो ढुलमुल रवैया नीति है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत का रास्ता जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया। तो ये इस समय की राजनीतिक स्थिति है। जब मोहम्मद गजनवी, तुरुक मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय हिंदुस्तान के हालात जो है वो हमें राजनीतिक रूप से ठीक जो है वो नजर नहीं आते। अगर मिलकर राजा इन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते तो हिंदुस्तान में कभी भी विदेशी जो है वो अपना पांव नहीं जमा पाते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों की चर्चा जो है वो करेंगे। धन्यवाद।